फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस या आज के विश्लेषण के अंक में हम 28 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। जब हम आज के प्रमुख समाचारों पे गौर करते हैं तो एक मामला है, वो हमारे यहाँ से तो नहीं जुड़ा है, वो है अमेरिका से जुड़ा हुआ, लेकिन वो कहीं न कहीं पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया और उसका जो है बच्चों और समाज यानी आम लोगों पर और ख़ास तौर से बच्चों के जो मानसिक अवसाद या चिंता या अनिद्रा के लिए जो समस्या है उससे जुड़ा हुआ मामला है। उसको लेके अमेरिका में 33 राज्य, वहाँ टोटल 50 राज्य हैं, 33 राज्यों ने इस पे लॉसूट या मुकदमा दायर किया है। मेटा कंपनी, मेटा जो है इंस्टाग्राम फेसबुक की वो पेरेंट कंपनी है यानी मातृ कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग उसके सीईओ हैं। तो ये मुद्दा वहाँ का है, लेकिन ये मुद्दा हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा है वो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 अभी दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने इसमें कई सारे जैसे 5G प्रौद्योगिकी के बारे में उसके महत्व को बताया है, और इसमें ही और कुछ चीज़ों के बारे में जो भारत के आने वाले कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित होंगे, उसको लेके इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें से भी हमको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक तीसरा है, ये बात छुपे तौर पे तो और या चर्चाओं में आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि जो इजराइल पे हमास का युद्ध है, हमास का जो आतंकवादी हमला है, उसमें लोग मान रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो आईमेक हुआ था, इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको डिरेल करने के लिए लाया गया था। ये मैंने भी कहा था कि कई लोगों ने मैंने जब क्लास ली थी तो बताया था, और सारे लोग इस पर यही बात रखते हैं। एक सप्ताह के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार ये कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि जो आईमेक है उसको डिरेल करने के लिए हमास ने इजराइल पे हमला किया है। और उन्होंने दुनिया के देशों को, ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ख़ास तौर से उसमें जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी बात करके उन्होंने समझाया है कि जो आईमेक है, ये कहीं न कहीं उस पूरे क्षेत्र के भाग्य को बदलने वाला है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। ऐसे में हमास जो वो जानबूझ के जो इस चीज़ को डिरेल करना चाह रहा है, उसको डिरेल न होने दे, उसमें इजराइल के लिए भी हित है और उसी के साथ साथ जो है फ़लस्तीन के लिए भी अलग व्यवस्था और उसके हित की बात की जा सकती है, क्योंकि इजराइल को शामिल किए बगैर फ़लस्तीन के मुद्दे को नहीं सुलझाया जा सकता है। और अगर ये मुद्दा सुलझ जाता है, आईमेक सफल हो जाता है, तो वो पूरे क्षेत्र को ही बदल के रख देगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा पहले न्यूज़ को देखते हैं। पहला न्यूज़ है, बच्चों से जुड़े अवसाद, चिंता, अनिद्रा को लेकर मेटा एवं इंस्टाग्राम पर मुकदमा। देखिए, इसमें जो मामला है कि अभी अमेरिका में जो है 33 राज्यों ने, जो इसमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसे राज्य में, उन्होंने मेटा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उस पर जो है मुकदमा दायर किया है कि इसकी वजह से, इसकी नीतियों की वजह से या इसके जो ऐप्स हैं उसकी वजह से अमेरिका में बच्चों के स्वास्थ्य में जो है उसमें अनिद्रा की शिकायत आ रही है, अवसाद या डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन जा रहा है। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। और उसके लिए जो एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी प्रयोग की है कि बॉडी डिस्मॉर्फोपिया, यानी कि अपने रूप रंग को लेके जो गलत धारणा बन जाती है, वो वाली अवसाद की भावना बच्चों में आ रही है। ठीक है, तो इसको लेके इस पे जो है मुकदमा दायर किया गया है बड़े पैमाने पे। और जहाँ तक जब इस मामले में मेटा से पूछा गया, यानी जो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की, तो उसने कहा कि हम इस तरह की चीज़ों को नहीं करते हैं और अपने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए हमने 18-20 तरह के ऐप जो गार्जियन के लिए और सबके लिए रख रखे हैं। और उसने तो इतना तक कहा कि अटॉर्नी जनरल्स जो हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर रहे हैं, उससे तो अच्छा होता है कि इंडस्ट्री के और सारे लोगों से मिलके इस तरह के मामले को हल करने के लिए प्रयास करते। ठीक है, और यह मामला मेटा पे भले पहली बार हो रहा है, लेकिन इसी तरह के केस जो है गूगल ओ या टिकटॉक या और भी इस तरह के जो वेबसाइट, इस तरह के जो हैं, जो आप कह सकते हैं कि
लोग उस पर जो सोशल मीडिया हैं उसको लेके ऑलरेडी वहाँ पे मुकदमा हो चुका है। और बहुत सारे रिसर्च भी ये बताते हैं कि निश्चित रूप से इन सोशल मीडिया साइट्स का जो उसके उपभोक्ताओं के जो मानसिक अवसाद पे गहरा प्रभाव पड़ता है, ख़ास तौर से बच्चों के। ठीक है, उसमें भी जो वो लाइक और लगातार अनगिनत अनलिमिटेड जो है न्यूज़ फीड और ये सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है मानसिक अवसाद पैदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि यह सोशल मीडिया का और समाज के जो स्वास्थ्य है, जो उसका कह सकते हैं उस पर जो बुरा प्रभाव है उसको लिंक करता है। ठीक है, ये मामला और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ज़रा इसको हम समझते हैं, समझने के क्रम में बताते हैं कि देखिए, दर्जनों अमेरिकी राज्य, लगभग 33 अमेरिकी राज्यों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर मुकदमा दायर किया है। ठीक है, और इस पे जो कहा गया है कि इसमें जो इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लत की प्रकृति है, यानी ये एडिक्टिव इन नेचर है, ये लत लगा देती है, खासतौर से बच्चों में। लत की प्रकृति के माध्यम से युवा मानसिक स्वास्थ्य संकट में योगदान देने का इस पे आरोप लगा है कि इस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी जो नेचर है वो एडिक्टिव है, और इसके कारण युवा मतलब बच्चों के, शिशु जो टीनेज हैं, जो 13 साल से लेकर 19-20 साल 22 साल तक के एज के बच्चे हैं, उनके जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा कर दे रहा है। इन राज्यों ने कहा कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म के खतरों के बारे में जनता को बार बार गुमराह किया। इस पे देखिए, बार बार गुमराह किया क्योंकि इस पे अभी ये मामला क्यों आया, क्योंकि इस एक मेटा की ही एक पुरानी कर्मचारी रही हैं जो विसल ब्लोअर वो होता है, जैसे सीटी, विसल माने सीटी बजाना, तो विसल ब्लोअर वो होता है जो कहीं किसी संगठन में अगर कोई गलत चीज़ देख रहा होता है तो वो अपने उस गलत चीज़ को, चूँकि कोई भी संगठन कार्य कर रहा होता है तो वो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा होता है। ऐसे में अगर कोई गलतियां हो रही होती है तो वो बाहर आके, जैसे हमारा जो चौकीदार या इस तरह के जो रात में रखवाली करने वाले रहते हैं वो सीटी बजाते हैं ना, तो वैसे ही सीटी बजाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो वैसे ही एक इसकी मेटा की एक्स एम्प्लॉय ने इस मामले को लाया कि इंस्टाग्राम को लेके एक रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च में इंस्टाग्राम में उस रिसर्च में आया कि अमेरिका में 34% बच्चियों ने यह माना है कि जो उसका इंस्टाग्राम के वजह से जो अपने बारे में बुरा महसूस करती हैं वो और बुरा लगवाता है, और कहीं ना कहीं ये मानसिक अवसाद और पीड़ा का कारण है। ये जानते हुए भी इस चीज़ को इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने छुपाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके, क्योंकि इंस्टाग्राम और इस तरह के जो ज़्यादा उसके उपभोक्ता हैं वो ज़्यादातर टीनेजर ही हैं। ये मुद्दा ये हो जाता है कि जानबूझकर इसने गुमराह किया और जानबूझकर छोटे बच्चों और किशोरों को लत लगने और बाध्यकारी स्तर तक सोशल मीडिया के उपयोग के लिए प्रेरित किया। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जानबूझ के, यानी ये ऐसा नहीं कि जैसे आपने कोई काम किया हो गया, जब आपने उस पर रिसर्च किया तो ये बात सामने आ गई, इसके बावजूद भी मेटा ने उसके लिए कुछ नहीं किया और वो चीज़ों को उसको कारपेट के अंदर छुपा दिया। ठीक है, तो इसलिए इस पर गंभीर आरोप है, इसलिए ये चर्चा में हो गया है। और देखिए, मुकदमों में आरोप भी यही लगाया गया है। पहला तो है बॉडी डिस्मॉर्फिया। पहला जो सबसे गंभीर आरोप लग रहा है इसके ऊपर वो है बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये क्या होता है कि जिसमें ये विशेष रूप से जो लाइक, अलर्ट और फिल्टर जैसे सुविधाओं का नाम दिया गया है, उसमें क्या होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की जो भी, तो उसमें लाइक, अलर्ट, उसमें जो आप कोई चीज़ पोस्ट करते हो उसके बारे में वो बताता है और लोग बताते हैं। उसको लेकर क्या होता है ना कि व्यक्ति अपने रूप रंग को लेके कुछ ज़्यादा ही कह सकते हो कि परेशान होता है। कई बार हम अपने रूप रंग के उन पहलुओं को लेकर चिंतित रहते हैं जो शायद आम लोगों के ध्यान में ही न आए। ठीक है, तो डिस्मॉर्फिया, बॉडी डिस्मॉर्फिया यही कहा जाता है कि हम अपने बॉडी या रूप रंग को लेके उन कमियों को भी हम देख के परेशान रहते हैं जो शायद आम लोगों को नज़र में ही नहीं आए। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने शरीर को लेके जो हमें लगता है कि हमें कमी है वो और इस ऐप की वजह से जो है वो और बढ़ जाता है। और चूंकि एज क्या है, इसमें से अभी एक और नीचे आएगा, देखेंगे कि उसमें 13 साल की उम्र के बच्चों तक को जो है वो बिना उसके माता पिता के परमिशन के उसको दे दिया, जबकि अमेरिका का कानून है कि 13 साल तक के बच्चों का जो है, जो नीचे के बच्चों हैं उनका
आप बगैर माता पिता के परमिशन के उनको उनका अकाउंट नहीं बनाएंगे, जो प्राइवेसी सेटिंग होता है, ठीक है। तो वो भी जानबूझकर उसके साथ इसने खिलवाड़ किया है, और जब रिपोर्ट आ गई है उसको भी इसने छुपाने की काम किया है। तो सबसे गंभीर आरोप है कि ये बॉडी डिस्मॉर्फिया यही मानसिक अवसाद का कारण बन रहा है, कि बच्चे जो हैं, जो युवा किशोर हैं, वो अपने इस लत के कारण, वो जैसे कोई आप डाल रहे हो सेल्फी और वो सारी चीज़ें, बार बार फिल्टर करने का भाव ही इसलिए आता है कि आप कहीं ना कहीं अपने चेहरों को लेके नाखुश हैं या अपने शरीर को लेके नाखुश हैं, तभी तो आप उसको फिल्टर करके इधर उधर करके करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको ये आभास दिला रहा है कि कहीं ना कहीं आप में कमी है। हो सकता है कि आप जिनके साथ रह रहे हो, जिनको मित्र यार दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको आपकी उस कमी का परवाह ही ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अपीयरेंस तो होता है, लेकिन बाह्य अपीयरेंस के साथ साथ उसका व्यक्तित्व, उसका आंतरिक पहलू, जो ब्यूटी होती है ना आंतरिक, वो भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वो ऐप क्या दिखाता है? हमारे सिर्फ बाह्य अपीयरेंस को, और उसमें भी उन कमियों को दिखाता है। हो सकता है किसी की नाक थोड़ी टेढ़ी हो, बट हमें पता भी न चले। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो ओवरऑल देखने में बहुत खूबसूरत लगता हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह एक जो बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसी एक गंभीर मानसिक अवसाद की बीमारी है, उसको ये बढ़ा रहा है। ये सबसे गंभीर इस पे समस्या, और ये वहाँ के लिए है तो ये हमारे देश के लिए भी होगा। ये हम कोई नए अलग से दुनिया से दूसरे गोले से नहीं आए हैं, हम भी इसी दुनिया, इसी पृथ्वी के हैं, और ये समस्या हमारे बच्चों को भी आ रही होगी। हालांकि हम लोगों ने अभी इस तरह का रिसर्च नहीं किया है। वहाँ पे मामला, चूंकि उन्होंने रिसर्च किया था, खुद इंस्टाग्राम का रिसर्च अध्ययन हुआ था, और उसकी वजह से चीजें सामने आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या है राज्यों का, और क्या है कि ये प्लेटफॉर्म, जैसे इसको जानकारी हो गई, जब इसको जानकारी हो गई तो इसने जानबूझकर जनता को गुमराह किया, खतरों के बारे में जनता को गुमराह किया, यानी जनता को नहीं बताया। साथ में जानबूझकर छोटे बच्चों और किशोरों को लत लगने और बाध्यकारी स्तर तक सोशल मीडिया के उपयोग के लिए प्रेरित किया। यानी जो ऐड और इस तरह की चीजें, जो कि वो सोशल मीडिया में वो अपना सब कुछ छोड़ के सोशल मीडिया में ही लत में लग जाए, ठीक है। और कानून का उल्लंघन करते हुए नियमित रूप से 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा भी उनके माता पिता के सहमति के बिना एकत्र किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेसी सेटिंग में रहता है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वो अपना आपका डेटा स्टोर रखते हैं। उसके लिए प्राइवेसी के लिए वो आपको कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप पहले से एक्सेप्टेंस दे चुके होते हैं। लेकिन 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है कि उनके माता पिता का उसमें परमिशन हो। वहाँ का कानून है, हमारे यहाँ का कुछ अलग है, लेकिन वहाँ का कानून है। और ऐसे में हमारे यहाँ तो और एज बढ़ाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस कानून का जानबूझ के उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही में इससे अवसाद, चिंता, अनिद्रा, शिक्षा, दैनिक जीवन में हस्तक्षेप और कई अन्य नकारात्मक परिणामों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि राज्य इस तरह की चीज़ों से बच्चे एक तरह से एडिक्शन हो जा रहे हैं, जैसे वो नशे के वो लत में लग रहे हैं, उसी तरह से इन सोशल मीडिया की लत का भी शिकार हो जा रहे हैं। क्योंकि लगातार अनगिनत फीडबैक आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, ये वो सारी चीज़ें, बच्चे उसी में लग रहे हैं। और जो सबसे गंभीर है, वो जो बॉडी डिस्मॉर्फिया की जो शिकायत आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनमें और गंभीर चिंता बढ़ा रही है। ये प्रेरक कारक क्या रहा, यानी इस मामले पर मेटा की प्रतिक्रिया, तो वो कह सकते हैं कि हमने 30 टूल बताए हैं। जैसा कि भाई देखिए, कोई भी आरोप लगता है तो वो निगेट ही करने की कंपनी है, वो निगेट करेंगे। लेकिन अब देखिए मामला क्या होता है। इसके पीछे जो प्रेरक कारक रहा है, वह एक पूर्व कर्मचारी रही हैं, विसल ब्लोअर, इसके मेटा की ही पूर्व कर्मचारी रही है, फ्रांसिस हाउगेन। उन्होंने विसल ब्लोअर के रूप में काम किया था, और उन्होंने बताया था कि कंपनी जानबूझकर मुनाफा बढ़ाने के लिए युवाओं को शिकार, यानी छोटे बच्चों को, छोटे मतलब कम उम्र के बच्चों को जानबूझ के शिकार बना रहा है। क्योंकि उसके जरिए देखिए ऐड ही आता है इनका आय का जरिया, और जो बच्चे या किशोर होते हैं उनके दिमाग पर मार्केटाइजेशन करना बहुत आसान होता है। ये जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, इनके आय का जरिया ऐड के थ्रू आता है। तो जो इनको ऐड देते हैं, उनके लिए जो उनको ग्राहक, सबसे कोई फैशन है या इस तरह की चीज़ें हैं, आप में कोई कमी दिखाएंगे तभी तो आप जाओगे क्रीम के लिए, पाउडर के लिए, कपड़े के लिए, दूसरे चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा वल्नरेबल होता है। आप जैसे हम एक एज आदमी होता है, तो वो चीज़ें दुनिया देख चुका होता है, वो चीज़ें समझ चुका होता है कि यार इसका एक लिमिट से ज़्यादा कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन
जो अभी युवा है, अभी एकदम यंगर एज में है, अभी 12 साल 13 साल, देखिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी कर रहे हैं, 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल के बच्चे बच्चियां, उनके लिए तो उन्हीं वही फेसबुक की दुनिया, वही इंस्टाग्राम की दुनिया, वही सोशल मीडिया की दुनिया, और वो सब क्या करके एक मार्केटाइजेशन कर रहे हैं। इसलिए ये जान रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, लेकिन वो बच्चों को जानबूझ के ही वो उनके टारगेट ग्रुप में है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर एक आंतरिक अध्ययन हुआ था, खुलासा किया गया, जिसमें पाया गया कि ऐप का उपयोग करने वाली कई युवा लड़कियां शारीरिक छवि के मुद्दों को लेकर अवसाद और चिंता में, वही बॉडी डिस्फॉर्मिया, ठीक है, 32% किशोर लड़कियों ने कहा कि जब उन्हें अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस होता है तो इंस्टाग्राम उन्हें और भी बुरा महसूस कराता है। यानी कहीं ना कहीं वो अवसाद में चली जाती हैं, और ये सब जानते हुए कि 32% हमारे जो बच्चियों के साथ ये हो रहा है, उनको लग रहा है, आप इसको जानबूझकर चला रहे हैं। ये तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसी तरह के मामले जो है टिकटॉक और गूगल आदि पर भी पहले हो चुके हैं, क्योंकि वो कोई दूध के धुले नहीं है। सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है, एक पीयू रिसर्च एक नाम की संस्था है, उसने अध्ययन किया है अमेरिका में 18 से 29 वर्ष के जो है पिछले 2021 में, उसमें पाया कि जो है 71% अमेरिका के जो 18 से 29 साल के लोग हैं वो इंस्टाग्राम प्रयोग कर रहे हैं, 65% स्नैपचैट कर रहे हैं, 50% टिकटॉक प्रयोग कर रहे हैं। और एक और अध्ययन में पाया गया कि जो सोशल मीडिया का उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि शोधकर्ताओं में पाया कि निष्क्रिय सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग चिंता, अवसाद और तनाव के ऊंचे स्तर का जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप हो, आपको फीडबैक आ रहा है, आप देखते चले जा रहे हो, देखते चला जा रहे हो, सबको देख रहे हो और कर रहे हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमें मानसिक तनाव और अवसाद की तरफ ले जा रही हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा है कि कैसे जो है सोशल मीडिया हमारे लिए गंभीर मानसिक चिंता का कारण है, हमारे लिए सुरक्षा का भी कारण है। क्यों? क्योंकि जो 13 साल कानून के उल्लंघन करके वो 13 साल के बच्चों का जो डेटा सुरक्षित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ। अगर वहाँ भी कर रहे हैं तो यहाँ भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो जहाँ की कंपनी है, जहाँ पे इतने सख्त कानून हैं, वहाँ पे वो ये सब चीज़ें कर ले जा रहे हैं, तो सोचिए भारत और कई विकासशील देशों में इनकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, ऐसे में हमें निश्चित रूप से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ भी इस तरह की चीज़ों पर अध्ययन करने की ज़रूरत है, और अगर इस तरह के प्रभाव आ रहे हों तो इन पे बैन लगाने या इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कि हमारे बच्चे को जो कह सकते हो ना कि क्रॉनी कैपिटलिज्म या क्रॉनी मार्केटाइजेशन का, यानी क्रॉनी मतलब जो है उसको हिंदी में कहते हैं जो बहुत है ना, बहुत कुरूप टाइप का, मतलब बहुत खतरनाक या कुरूप टाइप का हो, उस तरह के पूंजीवाद या मार्केटाइजेशन। ठीक है, मार्केटाइजेशन जरूरी होता है, ऐड आदि चीज़ें होती है, लेकिन आप प्रीडेटर रूप से हमारे छोटे बच्चों, मासूम जो युवाओं को जो है इस तरह का आप अगर कर रहे हो, तो निश्चित रूप से यह कहीं भी हमारे किसी भी हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए भी नहीं है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में हमने वो सारी चीज़ें, आतंकवाद और हिंसा तो देखा, ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों, हमारे युवाओं के मानसिक अवसाद का भी कारण बन रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने वाले कारण बन रहे हैं। बाकी जो कानून और वो सारा चीज़ तो तोड़ रहे हैं, वो तो तोड़ ही रहे हैं। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी की कमियाँ बता रहे थे, अब जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में ही ये चीज़ें साफ साफ है कि टेक्नोलॉजी है तो उसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव हो सकता है। जैसे दर्शन में एक बात कही जाती है, अगर पानी प्यास बुझाता है तो पानी डुबोएगा भी। जैसे आग खाना बनाता है, जब हमने आग का वो किया, पहली बार आविष्कार किया, मतलब जब जानकारी हुई, तो हम असभ्य या जो कच्चा मांस खाते थे उसके जगह आज हम पका के खाना शुरू करने के दौर में शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यही आग घर भी जलाती है, यही आग जंगल भी जलाती है, यही आग जो है दुनिया को भी जलाती है। तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही दो धारी तलवार होती है, हमें उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना है, और ऐसा नहीं कि अब ऊपर पीछे का देख लिया तो नहीं, उसको हमें नहीं ध्यान देना है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिलाना है। उसके द्वारा जो कमियां, देखिए वो एक्सेस या क्रोनी कैपिटलाइजेशन या क्रोनी मार्केटाइजेशन के कारण वो इंस्टाग्राम की समस्या आ रही थी।
क्यों? क्योंकि अगर उनको अध्ययन आ गया तो उस चीज़ों को वो रोक सकते थे कि नहीं भाई 18 साल से बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं है या इस तरह से गाइडलाइंस है। उनके पास इतना रिसोर्स है, वो कह रहे हैं ना कि अब सरकार हमारे साथ बैठ के करे। भाई आप क्या कर रहे थे जब आपको 2 साल पहले ये चीज़ें पता चल गई थी? तो ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस अभी यह जो है जितने जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो डिपार्टमेंट ऑफ जो है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये मिलके आपस में हर साल एक इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन करती है, जिसमें भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए जो है काम किया जाता है। इस बार का जो थीम है वो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। थीम मतलब विषय जिस पे ये चर्चा हो रही है, वो जो विषय होती है ना, जैसे हमने लिखा ये विषय, तो हम आगे नीचे जो भी चर्चा करेंगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे या इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो उसी तरह से इस कार्यक्रम का जो थीम है वो था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, यानी कि वैश्विक स्तर पे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हो रहा है उसके साथ कैसे कदम ताल मिलाया जाए, उसका कैसे अधिकतम उपयोग किया जाए और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को उससे कैसे मुकाबला किया जाए। ठीक है, उसी में 5 यूज केस लैब्स भी का एक पहल था, प्रधानमंत्री जी ने उसको पुरस्कार देने की बात, क्योंकि 105 यूज केस लैब की 5G यूज जो केस लैब यूनिवर्सिटीज़ आदि में बनाने की बात है, अभी हम उसको देखेंगे, उसको लेकर भी पहल है, उसका भी उपयोग की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं इसको। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहरी केंद्रों में 5G कवरेज फैलाने में दूरसंचार ऑपरेटरों की प्रगति सराहनीय है, क्योंकि भारत की 80% से अधिक शहरी आबादी के पास अब हाई स्पीड तकनीकी तक पहुंच है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हाई स्पीड की इंटरनेट पहुंचाने में जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो खासतौर से शहरी क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय है, क्योंकि अब 80% शहरी आबादी के पास हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है। ठीक है, ये बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और क्या है, यह बात कहाँ कह रहे हैं? 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, जो 27 से 29 अक्टूबर 2023 को, मतलब आज कल से शुरू हुई है और कल तक चलेगी, भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। ठीक है, कार्यक्रम का विषय है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, इस पे ही सारा चर्चा हुआ है। ठीक है, आइए, और इसी में साथ साथ एक दो और बातें कहे हैं उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि को एक सफलता के रूप में भी बताया। एक तो वो कि हमारे 80% शहरी आबादी के पास जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। दूसरे, घरेलू स्तर पे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भी सफलता है, क्योंकि भारत में तकनीकी दिग्गज एप्पल, सैमसंग, अब तो गूगल भी आ रहा है, कई सारी चीज़ें आ रही हैं। और आज भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। यानी भारत कभी जो अभी आयात तो करता ही है, अभी भी लैपटॉप और इन सारी चीज़ों का, लेकिन आज हमने जब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में हमने जो ध्यान देना शुरू किया, तो भारत आज यहाँ से 2 लाख करोड़ रुपए का जो है निर्यात करता है। ठीक है, उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है आप कह सकते हो कि एप्पल फ़ोन का भी है, क्योंकि वो तकरीबन $6 अरब का एप्पल का फ़ोन भारत से निर्यात हो रहा है। ठीक है, और $7 अरब हम जो फ़ोन यूज करते हैं भारत में, तो इसका मतलब है कि उतना हम जो विदेशी मुद्रा आता था वो बचा, दूसरा जो है उतना हमको बाहर से मुद्रा आ रहा है। ठीक है, केवल एप्पल की बात करें, एप्पल फ़ोन की बात हो रही, बाकी की तो और बातें छोड़ दिया जाए। ओवरऑल $25 अरब यानी 2 लाख करोड़ जो है भारत जो है निर्यात कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने मोटी मोटी बातें कही। ठीक है, इसमें जो अगला मुद्दा महत्वपूर्ण है वो है कि ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका विषय है। इसमें जो बात कही गई है कि हम जो अभी तो 5G है, हमारा जो लक्ष्य है वो है कि 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकियों के डेवलपर, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। देखिए, जब 5G प्राइम मिनिस्टर ने 5G लॉन्च किया था पिछले साल, तभी उन्होंने कहा था कि हम 3G में पिछड़ गए, हम 2G को लॉन्च करने में पिछड़ गए, हम 5G को भी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि पहले किसी ने कह दिया। लेकिन भारत ने एक अपना लक्ष्य रखा है कि भारत 6G को सबसे पहले लॉन्च करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। उसके लिए 10,000 करोड़ को लेकर 6G की परियोजना भी लॉन्च हो चुकी, मतलब 6G के लिए रिसर्च भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो किस किस क्षेत्रों में लक्ष्य है? 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की प्रौद्योगिकियों में भारत को डेवलपर बनना है, मैन्युफैक्चरर बनना है और
एक्सपोर्टर भी बनना है। ये भारत का लक्ष्य है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन के इस पहलू के रूप में। दूसरा क्या है, भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और विशिष्ट वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देकर 5G प्रौद्योगिकी की क्षमता पर पकड़ बनाना है। ठीक, यानी जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं और जो दुनिया, चूंकि हमको निर्यातक भी बनना है, तो जो भारत की आवश्यकता है और जो दुनिया की आवश्यकताएं हैं, इनको ध्यान में रख के 5G प्रौद्योगिकी की क्षमता पर पकड़ बनाना है। ठीक है, इससे में क्या होगा कि इसके लिए जो जरूरत है, यानी जो इसमें है उसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर उद्योग, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण या जो भी बाकी जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है, उसमें सेमीकंडक्टर कल ही पढ़ाए थे, न होगा तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्वपूर्ण है, हरित ग्रीन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण है और साइबर सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है एक प्री का भी है कि इसी कांग्रेस ने एक इस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एस्पायर नामक एक स्टार्टअप कार्यक्रम भी पेशकश किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ही, स्टार्टअप और निवेशकों के बीच में आपस में जुड़ाव के लिए। ठीक है, इसमें जो एक चीज़ आई थी कि 5G यूज केस लैब पहल, तो इसमें क्या है कि जो 100 5G यूज केस पहल है, यानी देखो इसमें प्रधानमंत्री पुरस्कार देंगे, अभी दिए नहीं होंगे, देंगे। 100 5G लैब्स पहल, भारत में 5 5G लैब्स बनाना था, किसमें, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें बनाना था, ताकि इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सके। इस हिस्से के और इसी के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 100 5G यूज केस लैब, यानी जो ये बने हैं उनमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं 5G, उनका जो केस स्टडी अध्ययन है, मामला अध्ययन है, उनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य, यानी जो ये 5G लैब्स पहल था, इसका उद्देश्य था कि भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप 5G अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देकर 5G प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना था। यानी इसका उद्देश्य, जो पहल थी, इसका उद्देश्य ये था कि हम वैश्विक स्तर की आवश्यकताएं और भारत स्तर की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5G की क्षमता का कैसे इस्तेमाल करें। ये पहल जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इसका देखिए तो इसका शिक्षा में, कृषि में, स्वास्थ्य सेवा में, बिजली और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन के रूप में किया जा सकता है। अगर आज हमारा वीडियो आप देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे इंटरनेट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको रियल टाइम, रियल एकदम एक्सपीरियंस के रूप में आपको जो सुविधाएं आपको क्लासरूम में है वो उसी तरह की सुविधाएं हो सकता है 3D में। कभी ये भी हो सकता है कि मैं आपके घर के, मतलब आप ऐसे लगा दीजिए और मैं खड़ा होकर पढ़ाऊँ और आपको लगे कि कोई टीचर जो है 3D में आप उसी के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को कोई मुश्किल नहीं है, ये है, लेकिन इसके लिए जो हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए वो अभी सब जगह तक नहीं है। उसी तरह की जैसे स्वास्थ्य सेवा में जो है मेडिकल सर्जरी में इसमें बहुत इस्तेमाल हो सकता है, टेली मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ई संजीवनी जो सरकार की योजना है उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, जो भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो आप जान ही रहे हैं, जो बहुत सारे पोर्टल हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सरकार ने जो ऐप्स लाए हैं जैसे विंड ऐप या इस तरह की चीज़ें हैं, वो ऐप या जो मोबाइल है वो बगैर इंटरनेट, अच्छे इंटरनेट के वो किसी काम का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इनका इस्तेमाल इन क्षेत्रों में हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि इसी लैब में इसमें ही एक है कि हमें जो है, हमें आगामी 6G युग के लिए, यानी 6G, अभी 5G तो पूरी तरह से नहीं है लेकिन हम 6G के लिए तैयार हैं, के लिए देश के शैक्षणिक और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 6G के लिए हुआई वाले आए थे, चाइना वाले, वो कह रहे थे कि हम साथ में मिलके जो है 6G प्रौद्योगिकी लॉन्च करते हैं। भारत ने कहा नहीं, तुम निकल जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत 6G पे स्वदेशी स्तर पर प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी अमेरिका के साथ भी जो फ्रेंडली इस तरह के कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही भारत ज्वाइंट वेंचर भी कर सकता है, लेकिन वो जब होगा, जब ज्वाइंट वेंचर कोई चीज़ होता है तो जो आता है उसके आप सहभागी होते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी थी ना, पुष्पा,
पुष्पा कोई चीज़ बेचने जाता है तो कहता है कि 1 करोड़ में 5 लाख मिलेगा, तो कहता है नहीं तुम 5 लाख न दो, मुझे 4% दे दो। तो उसका साथी कहता है यार 4%, तुमने तो अपना नुकसान करा लिया। तो बोला नुकसान नहीं करा, अब मैं पार्टनर हो गया हूँ। तो जब कोई चीज़ डेवलप हो रही है, डिज़ाइन डेवलपमेंट, उसमें आप भागीदार हो जाते हो, चाहे आप परसेंटेज कम हो ज़्यादा हो अलग बात, तो आप उसके सहभागी या सहमालिक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत अमेरिका के संबंधों को लेके जब बात चल रही थी तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था अमेरिका के उसमें कि अब भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ डील नहीं करते हैं, अब हम लोग वैश्विक समस्याओं पर साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, जो भी वैश्विक समस्याएं हैं उन दोनों लोग उसमें साथ पार्टनर के रूप में साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी दूरसंचार में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसमें दुनिया के कैसे जो फ्रेंडली देश हैं उस तरह के देश हमें हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो है न्यूज़, ये न्यूज़ है चर्चा में, तो चर्चा कर देते हैं। अभी अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं। ठीक है, और उन दोनों का जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं उन्होंने कहा कि जो हमास का इजराइल पे हमला है वो मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है या मेरा अनुभव कहता है कि वो कहीं ना कहीं आईमेक, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC बोलते हैं, कहीं IMEEC बोलते हैं, आईमेक जैसे बोलते हैं, उसको डिरेल करने के लिए लाया गया है। ठीक है, क्यों कहा, क्या कहा, जरा हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, वो पुनः मतलब ये दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पुनः दूसरी बार ये कह रहे हैं कि जो हमास का हमला है उनको लगता है कि यह जो आईमेक है, इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको सैबोटाज या उसको बर्बाद करने के लिए किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो योजना है यह कहीं ना कहीं मल्टी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे रेल है, सड़क है और समुद्री परिवहन है, उसमें हाइड्रोजन पाइपलाइन है, उसमें जो है कह सकते हो कम्युनिकेशन के लिए जो उसमें पाइपलाइन है, ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, तो वो बहुत एक कह सकते हो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले 100 सालों के लिए विकास का रास्ता है। ऐसे में उसको डिस्टेबलाइज करना, और जैसे अमेरिका इस पर क्यों, क्योंकि अमेरिका से तो ये गुजर ही नहीं रहा, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक तो BRI जो चीन की है उसके विकल्प के रूप में है, दूसरे इससे जो मध्य पूर्व में विकास का एक नया दौर गुजरेगा, उसको लगता है कि नया दौर गुजरेगा और वो यहाँ से अपना ध्यान हटा के जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कर सकता था। लेकिन जैसा कि लोगों को इसलिए लगता है कि जो है 7 अक्टूबर को जो हमास ने आतंकवादी हमला किया जिसमें इजराइल के 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कहीं ना कहीं यह इस पूरे चीज़ों को बिगाड़ने वाला है। और जहाँ तक उसके हमले की बात कर दिया जाए, वो इजराइल के तो है ही है, बुरा इजराइल के विरुद्ध तो था ही, इस क्षेत्र के भी विरुद्ध में है, साथ ही साथ खुद फलस्तीनियों के भी विरुद्ध में है, क्योंकि देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने टनल पूरा बना रखा है। अब जैसे आप सोचो कि कुछ लोग इस पे हो सकता है कि इजराइल जो कर रहा है वो क्या, ठीक है, इजराइल को एक सांड सोच लो, एक गुस्सैल सांड, ठीक, जो किसी चीज़ से चिढ़ता हो और लोग उसको चिढ़ा रहे हों, और आपका एक परिवार है और आपके परिवार में कई सारे लोग हों, उसमें से एक व्यक्ति क्या करता है, जाता है सांड के, बैठा हुआ सांड है उसको सुई मार देता है। अब जाहिर सी बात है सांड गुस्साएगा, वो मारने तो आएगा, और वो मारने आता है तो वो जाके जो घर के छोटे बच्चे हैं उसके पीछे छुप जाता है। तो सांड क्या करेगा, उसको मारने के लिए तो फिर जो बच्चा भी आएगा उसको भी मार देगा, और फिर क्या होगा, दुनिया से कहा जाए कि देखो सांड ने बच्चे को मार दिया। लेकिन दोषी कौन है? दोषी तो वो है ना कि वो जान रहा है कि सांड मारने आएगा ही आएगा, और ऐसे में आप बच्चों, परिवारों और आम लोगों के बीच उन्होंने सुरंग बना रखी है, जो आवासीय है, जो हॉस्पिटल है, उसके नीचे से सुरंग, उसके बेसमेंट से सुरंग जा रही है, और वहाँ से निकल के, और जैसे वो अस्पताल का था कि उसके पीछे से जाके उन लोगों ने वहाँ पे किया, वो तो उन्हीं के यहाँ गिर गया। लेकिन बता रहे हैं कि अगर होगा, और उस पर अब इजराइल अगर करना चाह रहा है, इजराइल के सामने जो लोग कह रहे हैं कि वो मेन समस्या है कि वहाँ पे लोग हैं,
और वहीं में जो सांड वाली कहानी ना कि सांड को छेड़ के और जाके बच्चों के पीछे छुप जाओ, तो जो सांड को मार रहा है दुनिया को तो लगेगा कि सांड बहुत खतरनाक है, बच्चों को मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसको छेड़ा है, क्योंकि इजराइल तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, हमास को ये लग रहा था कि अगर आईमैक हो जाएगा, क्योंकि इजराइल पहले इसके पहले उस समझौते में आ गया था जो है अब्राहम एकॉर्ड, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल और एक दो ओमान साथ चार ये देश है, उनके साथ समझौता हो गया था। और I2U2 जो है इजराइल अमेरिका, इजराइल इंडिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक गठबंधन बना था। इसमें जो है सऊदी अरब भी पार्टिसिपेट हो गया था, भागीदार हो गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी के बाद, उसी में भागीदार होने के पिछले साल से ही बात आई थी कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट चलाया जाए, और उसमें भारत में G20 में 9 सितंबर को जो है आईमैक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आईमैक प्रोजेक्ट कहाँ से गुजरता? संयुक्त अरब अमीरात से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, इजराइल से होते हुए, ऐसे ये जो उत्तरी गलियारा हो जाता, और यानी जो उसका 2 गलियारा है, एक पूर्वी गलियारा जो भारत से होके जो है सऊदी अरब तक संयुक्त अरब अमीरात तक जाता, और फिर वहाँ से जो है उस होते हुए जो है पश्चिम, उसको उत्तरी गलियारा वो यूरोप तक जाता। इसमें इजराइल एक महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि उसका हाइफा पोर्ट जो है मेडिटेरियन सी में वहाँ से होके गुजरना था। और ये अमेरिका सोच रहा था कि इसको लेके कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी आश्वासन था, संयुक्त अरब अमीरात को भी आश्वासन था कि कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। 2 स्टेट जो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव ही है कि इसको 2 स्टेट के रूप में मान्यता दिया जाना चाहिए, और इजराइल को भी लग रहा था कि नहीं, इस चीज़ों को किया जाए। ऐसे में हमास के द्वारा, और इसमें सिर्फ हमास ही नहीं है, इसमें आरोप है कि चीन भी है, इसमें आरोप है कि जो है ईरान भी है, इन लोगों जो भी है कुल मिला के वो नहीं चाह रहे थे कि उस क्षेत्र में शांति आए, उस क्षेत्र में विकास आए। तो यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि जैसे देखिए उस मामले में क्यों इनका कहना है कि जो ये बना था 9 सितंबर को इस पे साइन किया गया था, डेट याद देखिएगा, इसमें जो समझौता हुआ था, हस्ताक्षरित समझौता हुआ था नई दिल्ली में 2023 को समझौता हुआ था, और इसमें एक ज्ञापन था कि देश जो है 60 दिनों के भीतर, यानी 9 सितंबर के 60 दिनों के भीतर इसको लेके एक प्रासंगिक समय सारणी के साथ एक कार्य योजना लाएंगे, ठीक है, एक वर्किंग पेपर लाएंगे, एक वर्किंग प्लान लाएंगे कि 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर एक वर्किंग प्लान लाएंगे कि कैसे इस पे टाइम बाउंड रूप से आगे बढ़ना है। ये 9 सितंबर के दस्तावेज में, समझौता ज्ञापन में ही था। और देखिए कि उसके ठीक 1 महीने 29 दिन बाद 7 अक्टूबर को हमास का हमला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बता रही है कि उस, और ये हमला देखिए कि वो 2 महीनों के बीच का है, जो 2 महीने का समय था उसी के बीच में 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक इसके वर्किंग प्लान लाना था। और आज क्या हो रहा है कि वो समझौता चलेगा भी कि नहीं, वो ऐसा समझौता जो उस पूरे क्षेत्र के लिए कहा जाता है, सभी लोगों ने कहा कि उस पूरे क्षेत्र को के विकास के एक नए दौर में ला देगा। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र अभी तक जो वहाँ पे पैसा है वो किसके रूप में है? तेल के रूप में है, गैस के रूप में है, जो 10-20 साल 2030 के बाद इसको कहीं ना कहीं देश छोड़ने के ही तरफ जा गए हैं। इसको संयुक्त अरब अमीरात को भी पता चल गया है, सऊदी अरब को भी पता चल गया है, बाकी देशों को तो ये पता ही था। ऐसे में वो सब चाह रहे थे कि वो जो आधुनिक अर्थव्यवस्था उसके विकास में भागीदार बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस प्रयास ने उसको पूरा पलीता लगा दिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने पूरे क्षेत्र के नेताओं से बात की है, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी, फलस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के बारे में कि क्षेत्र में बेहतर भविष्य के लिए आईमैक वास्तविक आशा है कि अगर इस क्षेत्र को बेहतर भविष्य करना है तो उसमें के लिए आईमैक जो है, जो इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये वास्तविक आशा है। इसके जरिए इजराइल के साथ भी आप लोगों के संबंध सुधरेंगे, फिलिस्तीन को भी जो है, देखिए इन्होंने फिलिस्तीन से भी बात की है कि फिलिस्तीन के लिए भी ये बात चीज़ें थी, लेकिन वही कहा है कि हमास जो नहीं चाहता था, क्योंकि फिर वो हमास उसको लगता था कि फिर उसका जो उसकी मानसिकता, जो उसकी जो कह सकते हो कि जो उसका गाइड बुक है, यानी जो उसका चार्टर है, चार्टर होता है जिसके आधार पे कोई संगठन काम करता है, उस चार्टर में ही लिखा है कि यहूदियों को समूल, यानी पूरे इजराइल को
को यहाँ से हटा देना है। वो दो स्टेट थ्योरी को मानता ही नहीं है। और इसी वजह से, जैसे मैंने बताया भी, पढ़ाया भी है, आप लोग भी पढ़े होंगे, कि हमास का जो जन्म या उसका महत्व ही इसीलिए हुआ क्योंकि PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासर अराफात ने समझौता करना शुरू कर दिया था और वो चाह रहे थे कि 2 स्टेट थ्योरी के रूप में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों शांतिपूर्ण ढंग से कोएग्जिस्ट करें। इसीलिए हमास का जो हमला आईमेक के विरुद्ध है, उस पूरे क्षेत्र के विरुद्ध में है, और इजराइल के विरुद्ध तो था ही था, वो फलस्तीन के लोगों के विरुद्ध भी है जो उस गाजा पट्टी में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वहीं पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। और उसके पीछे वही सांड की कहानी जो बताया कि सांड को छेड़ के आके आपके पीछे कोई छुप जाए, तो जो आपके पीछे छुपा हुआ है किसी सांड को करके, वो कभी भी आपका मित्र या आपका अपना तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।